वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो है हमारा कैपिटल गेन का बहुत ही सब्सटेंसिव पोर्शन कंप्लीट हो गया है, बट छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। आज हम उनको देख लेते हैं। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम करने वाले हैं वो है हमारा इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंसिडर होगा। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 में चलो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, 2016 में एक स्कीम आई थी। बिफोर डिमोनेटाइजेशन से पहले एक स्कीम आई थी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, जून में, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इनकम डिक्लेयर कर दें। आपके पास जो भी ऐसे इनकम है जिसको आपने ब्लैक मनी से एक्वायर किया है, तो आप उस इनकम को डिक्लेयर कर दें। और अगर आप डिक्लेयर कर देंगे तो आपके ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाएगा और उसके बाद से वो इनकम आपका वाइट हो जाएगा। तो एक बार मैं लिख देती हूँ, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016। ये स्कीम जो है ना जून में आई थी। तो गवर्नमेंट ने ये एक ऑप्शन दिया था डिमोनेटाइजेशन से पहले लोगों को कि आपके पास जो भी ब्लैक मनी वाला इनकम है आप उसको डिक्लेयर कर दें और आप उस पर टैक्स पे कर दें, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो वाइट मनी बन जाएगा। आप देखो, मान लो कि मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने इस स्कीम में अपना इनकम डिक्लेयर किया, मान लो 50 लाख का कुछ इनकम डिक्लेयर किया। अब गवर्नमेंट का कहना क्या था, मान लो आपने 50 लाख की एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी जो कि ब्लैक मनी से एक्वायर किया था और आप इसे अब यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप जो भी डिक्लेयर करेंगे उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। इसके ऊपर जो इनकम टैक्स होगा वो होगा 30%। एंड देन आपके ऊपर एक एडिशनल कृषि कल्याण सेस लगाया जाएगा, ये होगा 25% ऑफ टैक्स होगा इसका, 25% ऑफ टैक्स। एंड देन आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि 25% ऑफ टैक्स होगा। ये भी इसका 25% होगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका टोटल आ जाता है 45% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। तो सपोज़ करो कि 50 लाख अगर लैंड एंड बिल्डिंग कोई थी जो कि ब्लैक मनी से मिस्टर ए ने एक्वायर की थी और उसको वो इस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में अगर डिक्लेयर करते हैं तो उनको ये 50 लाख का 45% जो है टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद से ये उनकी एक वाइट सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। अब आपने इस पे टैक्स दे दिया तो आपका ये एक्वायर्ड थ्रू वाइट सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, चलिए ठीक है, मिस्टर ए ने यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर दिया एंड 45% ऑफ टैक्स बन गया, ठीक। चलो मान लो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे 100 लाख ले लेते हैं। हम यहाँ पे 100 लाख ले लेते हैं। मिस्टर ए ने लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर की थी 100 लाख की, 45% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू टैक्स देना है, 45 लाख रुपीज़ मिस्टर ए ने टैक्स पे कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सपोज़ करो ये तो 2016 में हो गया, जून 2016 में ये ऑप्शन था तो ये 2016 में हो गया। अब आते हैं हम 2023 पे मिस्टर ए जो है ये लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं। अब ये जब सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकी फेयर मार्केट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कुछ होगा, जो भी इनको कंसिडरेशन मिल रहा होगा, दैट इज़ ए सेपरेट पॉइंट कि आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे है तो फिर आपको 5% वाला क्लॉज देखना पड़ेगा कि कितना नीचे है। अगर 5% तक है, अगर जो वेरिएशन है वो 5% तक है, तो जो भी हमें एक्चुअल कंसिडरेशन मिला है वही एक्चुअल कंसिडरेशन को हम कंसिडर कर लेंगे, बट दैट इज़ ए सेपरेट पॉइंट, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। तो मान लो 200 लाख अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल रहा है और ये बिल्कुल स्टैम्प वैल्यू से ऊपर है, एकदम करेक्टली वैल्यूड है, यहाँ पे कुछ भी झोल नहीं है, तो हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे हम यहाँ पे। और इसका दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास राइज होता है वो ये कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कंसिडर की जाएगी। ये दो चीज़ों को यहाँ पे इस सेक्शन में, इस सेक्शन 49(5) हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सेक्शन में डील किया गया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर की, जैसे यहाँ पे हमने 100 लाख डिक्लेयर किया था ना, तो ये 100 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा और 100 लाख का हमारा कैपिटल गेन हो गया। और पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई ऐसी, मतलब कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका कि एविडेंस है कि ये जो है डीड जो है इस दिन, मान लो ये 2009 में खरीदी थी, तो ये डीड रजिस्टर्ड हुआ होगा, तो रजिस्ट्रेशन का जो भी पेपर मिलता है वो आपके पास होगा। तो अगर आप वहाँ से इसको दिखा सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड जो है, मैंने प्रॉपर्टी 2009 में ही रजिस्ट्री करवा ली थी अपने नाम पे, तो
जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 2009 टू 2023, ठीक। एंड अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है, अगर कोई ऐसा एसेट है, मान लो कि पेंटिंग है, पेंटिंग इज ऑल्सो आर कैपिटल एसेट, तो पेंटिंग है और पेंटिंग की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 200 लाख थी और यहाँ पे जब आपने डिक्लेयर किया था तब आपने इसकी वैल्यू 100 लाख बताई। तो पेंटिंग है, तो पेंटिंग का हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कंसिडर करेंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए यहाँ पे लिखती हूँ 1 जून 2016, 1 जून 2016 जो होगा ये हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगी। यहाँ से लेके हम 2023 में बेच रहे हैं, मान लो 31 मार्च को बेचा तो 31 मार्च 2023 ये जो होगी आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट डिक्लेयर अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 और सेक्शन है सेक्शन 49(5). ये आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देख, हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45(1) सबसेक्शन 1। अब सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कोई भी प्रॉफिट या गेन अगर आपको अराइज होता है कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र पे, तो जो भी टैक्स कैपिटल गेन आएगा आपको, वो हम आपको उसी ईयर में चार्ज कर देंगे। जैसे मान लो कि आपने जो ट्रांसफ़र किया वो ट्रांसफ़र किया 2002-3 में अगर आपने ट्रांसफ़र किया, तो इस ईयर में आपको कैपिटल गेन, मान लो अगर आपको कैपिटल गेन आ गया 50 लाख रुपए का, तो हमारा चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि हम इसी ईयर में मतलब 2002-3 में ही हम या आपका कैपिटल गेन टैक्स कर देंगे। बट इस चार्जिंग सेक्शन के ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। आज हम उन्हीं एक्सेप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका एक्सेप्शन है वो है सेक्शन 45(1)(a) जो कि बोलता है इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। ये बोलता है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, मान लो एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो गया, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया 2009-10 में, और 9-10 में एसेट डिस्ट्रॉय हुआ और आपको जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो 2012-13 में मिला, तो आइडियली देखें अगर चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से जाएं तो 9-10 में हमारा कैपिटल गेन टैक्स लग जाना चाहिए। बट यहाँ पे 45(1) ने बोलता है कि जिस ईयर में आपको एक्चुअली इंश्योरेंस का अमाउंट रिसीव हुआ ना, उस ईयर में हम आपको टैक्स लगाएंगे। तो पहला एक्सेप्शन हो गया ये। दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 जो कि हमारा बात करता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मान लो आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और ये स्टॉक इन ट्रेड बन गया, तो जब स्टॉक इन ट्रेड में आप इसे कन्वर्ट करते हो, सपोज़ करो कि ये 2015-16 में हो रहा है, 2015-16 में ये कन्वर्ट कर दिया आपने, तो हमारा जो प्रोविज़न है वो इसे ट्रांसफ़र मानता है और जैसे ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगा 2015-16 में कैपिटल गेन लग जाएगा। आइडियली सेक्शन 45(1) के हिसाब से यही होना चाहिए। बट एक्सेप्शन में ये कैसे कवर हो जाता है कि 45(2) बोलता है कि जिस ईयर में ये स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा, मान लो ये सेल होता है आगे जाके 18-19 में, तो इस ईयर में हमारा कैपिटल गेन का टैक्स अराइज होगा। तो 18-19 में आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है और 18-19 में आपको पीजीबीपी पे भी टैक्स देना है। आई होप कि आपको ये प्रोविज़न याद आ रहा होगा। 2 और सेक्शन है, 2 नहीं आई थिंक 3 और सेक्शन है, डिस्कस कर लेती हूँ मैं। आपके पास आपका नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 जो कि बात करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट। अब मान लो गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था ये सेक्शन जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो अगर रेलवे ट्रैक लगानी है, बिछानी है, या फिर अगर रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट को कुछ भी डेवलपमेंट करना होता है, जिसके लिए किसी एरिया का डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए उसे कुछ लैंड एक्वायर करना पड़ता है, तो इस लैंड को एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कुछ कंपनसेशन देती है। एक तरीके से वो सेल परचेज़ का ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो सपोज़ करो आपके पास एक लैंड था जो कि फॉल कर रहा था, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रेलवे वाली ट्रैक बिछा रही थी और इसके लिए आपका लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। अब सपोज़ करो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट 2015-16 में हुआ। जैसे ये इंसिडेंट 15-16 में हुआ, आपको गवर्नमेंट ने ये कहा कि मैं आपको 15 लाख रुपीज़ दूँगा, मैं आपको 15 लाख रुपीज़ इस ट्रांजैक्शन के बदले मैं आपको 15 लाख रुपीज़ अपना कंसिडरेशन दूंगा। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल दिया, लेकिन जो एक्चुअली में अमाउंट रिसीव होता है ना, ये 15-16 में नहीं होता है, ये 1-1.5 साल 2 साल बाद होता है। सपोज़ करो यहाँ पे 17-18 में अमाउंट रिसीव हुआ, आपको 15 लाख रुपीज़ रिसीव हो गया। कॉम्प्लिकेशन नहीं डालती हूँ मैं, सिंपल बनाती हूँ। 15 लाख रुपीज़ रिसीव हो गया। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन में कैसे आता है कि 45(5) जो है वो आपका ये बोलता है कि
आइडियली देखें तो 15-16 में टैक्स लग जाना चाहिए, बट सेक्शन ने कहा कि इसका टैक्सेशन तब होगा जब एक्चुअली में अमाउंट टोटल या पार्शल, अगर यहाँ पे 5 लाख रुपए भी रिसीव हुए होते तो भी 17-18 में ये टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है। तो पार्शल या टोटल अमाउंट जब भी किसी ईयर में रिसीव हो रहा है उस ईयर में इसकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। तो ये भी एक एक्सेप्शन जो है हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास है सेक्शन 45(5)(a). ये भी एक तरीके से कंपल्सरी एक्विजिशन का ही पार्ट बनता है, इसलिए देखो 45(5) एंड देन 5(a) हो गया। ये बोलता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में। ये है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। यहाँ पे मान लो आपने अपना बिल्डिंग जो है वो जो बिल्डर था, आपने अपना लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बिल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया। कब ट्रांसफ़र कर दिया? 18-19 में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको टैक्सेबिलिटी जो है वो अराइज होगी। कब अराइज होगी? जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। पार्शियल या टोटल कुछ भी, अगर पार्शियल भी मिलता है तो इस ईयर में, सपोज करो ये 22-23 में ही मिल रहा है आपको, तो ये 22-23 में इसकी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जब भी पार्शियल या टोटल आपको मिल रहा है। तो ये था हमारे पास हमारा 4 एक्सेप्शन टू द चार्जिंग सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, इसको ध्यान से देखना। जैसे कि जब भी आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है, अगर आपको मैं पूछूं कि कैपिटल गेन कैसे निकलता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि हमारे पास कुछ कंसिडरेशन अमाउंट होता है और हमारे पास हमें पता होता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है और कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। और जनरली अगर हम देखें तो ये जो कंसिडरेशन का अमाउंट होता है ये कौन सा होता है? जो भी पैसे हमें मिल रहे हैं, सपोज़ करो अगर हमने यहाँ पर अपना कुछ भी जितने भी हमारे कैपिटल एसेट है उसमें से हमने कुछ भी बेचा, तो आपको लग रहा होगा कि जो भी पैसे हमें मिले वही, अगर 50 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं तो यही मेरा कंसिडरेशन हो गया। अब इसका कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको जो अमाउंट मिल रहा है उसको हम कंसिडर ना करके कुछ और अमाउंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में डालते हैं। आपको एक्सेप्शन में सबसे पहला एक्सेप्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक्सेप्शन में आपको एक एक्सेप्शन याद आ रहा होगा, दैट इज़ 50C, क्योंकि ये इजी है, ये किसी को भी याद आ जाता है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल होती है और मान लो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो अगर 50 लाख रुपए है और एसएससी ये क्लेम करता है कि हमें एक्चुअली में 20 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वो 50 लाख रुपए शो नहीं, 20 लाख रुपए शो नहीं करेगा, यहाँ पे वो 50 लाख रुपए शो करेगा। तो ये तो पहला एक्सेप्शन ठीक है, मैं मान गई कि आपको याद है। बट दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन है 50CA। ये भी कुछ लोगों को याद होगा कि जब भी शेयर सेल होता है तो अगर अनकोटेड शेयर है और उसको सेल किया है हमने लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो हमारा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो हमारा जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। ये भी कुछ लोगों को याद रहा होगा, दैट इज़ ऑल्सो ईजी। बट एक चीज़ यहाँ पे और है, कैपिटल एसेट को जब हम कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो हमारे पास देखो, हाँ हो सकता है स्टॉक इन ट्रेड में हमने जो ट्रांसफ़र किया वो ये 50 लाख उस समय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी और जो हमने ट्रांसफ़र किया वो हमने 20 लाख पे कर दिया। तो ये बताओ तो ये बताओ कि यहाँ पे जब हम कैपिटल, इसके पहले भी मैं आपको समझा ही रही थी ये वाला सेक्शन, कि ये बताओ कि जब हम कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र वही आपका कंसिडरेशन अमाउंट बन जाएगा। एक एक्सेप्शन और है आपका लास्ट एक्सेप्शन जो कि 50D है, जो कि आपको बोलता है कि अगर किसी केस में कंसिडरेशन का अमाउंट, कंसिडरेशन जो है वो इनडिटर्मिनेबल हो जाता है, इनडिटर्मिनेबल हम निकाल ही नहीं सकते ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस केस में 50D बोलता है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी ना वही हम अमाउंट मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये आपके 4 एक्सेप्शन हैं जो कि कवर होते हैं आपके एक्सेप्शन टू द चार्जिंग सेक्शन, या फिर एक्सेप्शन टू जो भी बोल सकते हो आप, कि कंसिडरेशन अमाउंट ना लेके हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कुछ और अमाउंट लेते हैं। सो दिस वाज योर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास मैं देखती हूँ और क्या क्या रह गया है। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 45(2)(a). द सेक्शन इज सेक्शन 45 सब सेक्शन 2A। अब ये सेक्शन में क्या है? ये सेक्शन हमें बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरीज। होता क्या है, जैसे मान लो कि किसी कंपनी का नाम हम लेते हैं ITC, चलो ITC ले लिया हमने। ITC के पास एक शेयर होल्डर रजिस्टर होगा। आपने ये तो पढ़ा होगा, आपको पता है ना, कंपनीज़ के पास शेयर होल्डर रजिस्टर होता है जिसमें वो शेयर होल्डर्स के नाम लिखे रहते हैं, ठीक।
अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है डिपॉजिटरीज़ का। डिपॉजिटरी मतलब कि जो NSDL या CDSL हैं, सो दे आर डिपॉजिटरीज। सो जनरली होता क्या है, जब आप जैसे सपोज़ करो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए, हियर इज़ मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया है ITC में, मिस्टर ए ने इन्वेस्ट कर दिया ITC में, तो एक्चुअली अगर देखें ना, मान लो कि 5 शेयर थे, पाँचों ही शेयर जो है चलो हटाओ, 5 शेयर हटाओ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये सारे लोग NSDL के थ्रू, ये सारे लोगों ने ITC में इन्वेस्ट किया है। अब इस ITC में इन्वेस्ट किया है का मतलब क्या हुआ, क्या ITC के पास जो शेयर होल्डर रजिस्टर होगा, क्या उसमें A, B, C, D, E, F, G इतने लोगों के नाम लिखे होंगे? अगर 10 लाख शेयर है तो क्या 10 लाख लोगों के नाम होंगे, या फिर जनरली ज़्यादा ही होते हैं तो क्या उतने सारे लोगों के नाम होंगे जितने लोगों ने होल्ड किया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कंपनीज़ होती है उनके शेयर होल्डर रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम होता है, जैसे कि NSDL। मान लो अगर 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं और उसमें से 5 लाख के लिए तो NSDL ने होल्ड कर रखा है। 5 लाख ऐसे शेयर होल्डर हैं जो कि NSDL के थ्रू आए हैं और 5 लाख CDSL के थ्रू आए हैं। तो ITC, ये थोड़ा सा रफ लग रहा है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ITC का शेयर होल्डर रजिस्टर। तो ITC के शेयर होल्डर रजिस्टर में ना ABCD का नाम नहीं होगा, जो भी डिपॉजिटरीज़ हैं उसका नाम होगा। तो ITC में अगर 10 लाख शेयर में 5 लाख NSDL और 5 लाख CDSL ने होल्ड कर रखा है, तो NSDL एंड CDSL, यही 2 नाम ITC के शेयर होल्डर रजिस्टर में होगा, 5 लाख एंड 5 लाख शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी भी अपना एक बुक मेंटेन करती है जिसमें वो शेयर होल्डर रजिस्टर के नाम लिखती है। अब डिपॉजिटरी के पास ITC के टोटल अगर 5 लाख शेयर्स हैं, और तो इसका जो मान लो, इसका जो अगर शेयर होल्डर रजिस्टर होगा उसमें क्या होगा, उसमें 1 2 3 4 5, इसमें A, B, C, D, E, ईच शेयर होल्डर के नाम जो है यहाँ पे मेंशन होंगे डिपॉजिटरी के बुक्स में। यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिटरी का नाम, कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में सिर्फ डिपॉजिटरी का नाम मेंशन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब होता क्या है, लॉ में ऐसा हुआ, कई सारे लोगों ने ये क्लेम किया, जैसे मान लो कि मिस्टर ए ने अगर अपना शेयर बेचा तो मिस्टर ए बोल रहे हैं कि मैं कैपिटल गेन टैक्स नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तो NSDL है, तो NSDL से जाके कैपिटल गेन टैक्स मांगो, मुझसे मत मांगो। तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूज़न को, ये जो इस टाइप के केसेस आ रहे थे, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि जब भी शेयर बेचा जा रहा है, registered shareholder is NSDL and CDSL, there is no doubt, but what is A, B, C, D, E? These are beneficial owner। तो जब भी एक शेयर का सेल हो रहा है तो इस शेयर के सेल पे जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो बेनिफिशियल ओनर को देना पड़ेगा, ना कि डिपॉजिटरी को। ये पहली चीज़ तो ये गवर्नमेंट ने क्लियर की कि आप ऐसे केसेस मत लेकर के आइए, जो भी बेनिफिशियल ओनर है उसी को जो है टैक्स देना पड़ेगा, डिपॉजिटरी इस बीच में नहीं आएगी। और सपोज़ करो, मान लो अब जैसे कैपिटल गेन में एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा पॉइंट बचता है और दूसरा पीरियड ऑफ होल्डिंग का पॉइंट बचता है। तो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन ये लिया गया कि चलो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो डिटरमाइन हो जाएगा, चाहे आप डीमैट फॉर्म में शेयर को होल्ड कर रखे हो या फिजिकल फॉर्म में, दोनों में ही जो है आपका डेट मेंशन होता है, और डेट मेंशन होता है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वही होगा, बट यहाँ पे मेन इशू मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जैसे मान लो कि आपने शेयर बहुत पहले परचेज़ किया था, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म आने से बहुत पहले परचेज़ किया था, जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में बेचे जाते थे। तो आपने शेयर परचेज़ किया, फिजिकल फॉर्म में शेयर जो है परचेज़ किया, 5000 शेयर परचेज़ किया, ये परचेज़ किया आपने 1998 में, और नेक्स्ट 2000 शेयर जो है आपने परचेज़ किया 2005 में। सपोज़ करो कि अभी हमारे पास कंसेप्ट 2001 लिख देती हूँ, 2001 में 001 2001 में। अब जब डीमेटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट आया, जब हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट आया, तो फिजिकल फॉर्म जो है ये जो है बंद हो गया, अब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे बिकने लगे। तो अब क्या होगा, इनको आपको डीमेटेरियलाइज़ कराना पड़ेगा। अब इनको डीमेटेरियलाइज़ कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले यही वाले शेयर
डीमेट कराने पड़ेंगे। आप चाहे तो इसको भी करा सकते हैं या इसको भी पहले करा सकते हो। आपके पास कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं दिया हुआ है कि आपने जो पहले ख़रीदा उसी को पहले डीमेटेराइज कराओ। तो मिस्टर ए ने क्या किया, पहले अपने 2000 वाले शेयर को डीमेट करा लिया, उसके बाद से अपने 5000 वाले शेयर को डीमेट करा लिया। सपोज़ करो ये हो रहा है 2004 में, ठीक। अब ये 2004 में हुआ और डीमेट हो गया। आगे चल के मिस्टर ए जो है वो 6000 शेयर, चलो 1000 शेयर को जो है 1000, आपको मैं कंसेप्ट समझाने के लिए 1000 शेयर ले लेती हूँ। 1000 शेयर सेल करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आया कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी वो तो लिखा हुआ होगा, बट क्या ये 1000 शेयर जो है हम क्या मानेंगे, ये 5000 वाला मानेंगे या 2000 वाला मानेंगे? किस में से 1000 शेयर जो है बेचे गए हैं? ये आईटीसी के ही शेयर हैं, ये दो कंपनी के शेयर नहीं हैं। दो कंपनी को होते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, ये एक ही कंपनी के 2 बार परचेज़ किए हुए शेयर हैं। तो ये 1000 जो है ये हम 5000 वाला माने या 2000 वाला माने? क्योंकि एक्चुअली देखें तो ख़रीदे तो हमने पहले 5000 वाले थे, बट डीमेट कराने की बात आई तो पहले हमने 2000 वाला करा लिया। तो यहाँ पर रूल ये बन के आया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है, जहाँ से आपने डीमेटेरियलाइज कराया, ये जो भी फीफो बेसिस पे जो है इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन होगा। मतलब कि ये 1000 शेयर ऐसा माना जाएगा कि ये 2000 वाले शेयर में से आपने बेचा है, ये 2000 वाले जो शेयर थे इनमें से आपने बेचा है। तो इसका जब पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन होगा तो 2001 से डिटरमाइन होगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगा जो हमने लगाए होंगे ये 2000 वाले शेयर को ख़रीदने में, और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से डिटरमाइन होगा? 2000 से डिटरमाइन होगा। मतलब कि फीफो बेसिस पे डिटरमाइन होगा, जो भी पहले आया उसी का पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे जब हम शेयर सेल करेंगे। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक सेक्शन 47 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 47 आई नो कि मैंने आपको कुछ पार्ट करा दिया है, बट कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। बट आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 47। सेक्शन 47 सब सेक्शन 13 2 3 एंड इसके साथ साथ मैं आपको 47-14 भी कराने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले 13 डिस्कस करते हैं। 13 जो है आपका बात करता है वेयर फर्म इट सक्सीडेड इनटू कंपनी। फर्म जो है कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अब सपोज़ करो कि अगर फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तो एओ यहाँ पे क्या बोल सकता है? एओ यहाँ पे ये बोल सकता है कि देखो ये तो आपने, क्योंकि फर्म ने अपने सारे एसेट को जो है वो ट्रांसफ़र किया होगा कंपनी को। एओ बोलेगा देखो ये ट्रांसफ़र है और ये ट्रांसफ़र है तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स लाओ इस पर। बट जो पार्टनर्स हैं उनका अपना क्या राय होगा? उन्होंने कहा कि मैंने तो एक सिर्फ बिज़नेस की रीस्ट्रक्चरिंग किया, मैंने एक्चुअली में कुछ ट्रांसफ़र किया ही नहीं है, मेरा कुछ कैपिटल गेन अराइज ही नहीं हुआ है, तो मैं कहाँ से तुम्हें टैक्स दे दूँ? टू डील विद दिस कंडीशन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हाँ ये बात सच है कि फर्म अगर कंपनी में ट्रांसफ़र हुई है तो ये सिर्फ एक बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग है और इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। बट इस चीज़ को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें, मतलब कुछ कंडीशन, नॉट बहुत, कुछ कंडीशन लगा दिए हैं। कुछ कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन ये है कि एसेट एंड लायबिलिटी हैं, जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म शुड बी ट्रांसफ़र टू कंपनी। पहले तो ये बात ध्यान रखना कि सारी की सारी अपनी एसेट एंड लायबिलिटी जो है फर्म जो है वो कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगी, कुछ भी रखेगी नहीं। दूसरा ये कहा कि जितने भी पार्टनर हैं फर्म के वो सारे पार्टनर क्या बन जाए? शेयर होल्डर बन जाए। जितने भी पार्टनर हैं, मान लो 5 पार्टनर थे तो ये 5 पार्टनर यहाँ पे शेयर होल्डर बन गए हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये कंडीशन लगाया कि जो पार्टनर है, मान लो पार्टनर जो हैं अब शेयर होल्डर बन गए, तो ये पार्टनर जो हैं इनको कुछ भी कंसिड्रेशन नहीं मिलना चाहिए, नो कंसिड्रेशन एक्सेप्ट शेयर्स के अलावा इनको कुछ भी और कोई और चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं। और एक और कंडीशन ये लगा कि मान लो मैंने कहा कि 5 पार्टनर हैं, तो ये 5 पार्टनर मान लो ABCDE है, ये 5 पार्टनर अब यहाँ पे शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो इनकी शेयर होल्डिंग जो है ना वो 50% तक होनी चाहिए। और कितने साल तक होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। जब ट्रांसफ़र किया वहाँ से 5 साल तक इनकी शेयर होल्डिंग 50% होनी चाहिए। अगर इससे कुछ भी लेस होता है तो उस केस में हम ये मानेंगे कि आपने कंडीशन को वायलेट कर दिया है, आपने सेक्शन 47-13 की कंडीशन को वायलेट किया है, और अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा।
अब देखो, अब मैंने आपको ये जो 4 कंडीशन थे वो तो मैंने आपको बता दिया, बट ये मैंने ऊपर से बताया। ऊपर मतलब जो प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो भी एसेट है और लायबिलिटी है उसको, टोटल एसेट एंड लायबिलिटी को तुम ट्रांसफ़र कर देना। सबसे पहला कंडीशन ये रखा। तो आपको मान लो कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ है और बुक वैल्यू जो है, टोटल बुक वैल्यू अगर हम माने तो 50 लाख रुपीज़ आ रही है। तो क्या ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होगा या फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफ़र होगा? सो द आंसर इज, ये जो ट्रांसफ़र होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू पे होगा। अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पे 56 to 10 लग जाएगा। कुछ भी ट्रांसफ़र होता है जो कि लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू पे होता है तो 56 to 10 लग जाता है, तो 56 to 10 लग जाएगा। इसलिए हमेशा ही फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है। तुम्हें टैक्स तो लगने वाला है नहीं, तो फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैंने आपको ये बोला कि जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी पार्टनर हैं बिफोर सक्सेशन वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। जितने भी पार्टनर हैं, पार्टनर जो है वो क्या बन जाएंगे? वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। और ये जो शेयर होल्डिंग होगी, मान लो ABC थे, 3 पार्टनर थे, इनका जो रेशियो था शेयर कैपिटल का वो 2:3:1 था, 2:3:1 था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसी रेशियो में ना शेयर होल्डर भी बन जाना। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो भी यही रेशियो होगा जो यहाँ पे मेंटेन किया होगा। अब मैंने आपको बोला कि पार्टनर शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो क्या ये ज़रूरी है कि ABC तीनों को इक्विटी शेयर होल्डर बने या फिर इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों बन सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज कि इक्विटी भी बन सकते हैं, प्रेफरेंस भी बन सकते हैं। दोनों को मिला के हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो मेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो पैटर्न वही होना चाहिए जो मेरा पार्टनरशिप में कैपिटल रेशियो का जो पैटर्न था। आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि जो पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर हैं उनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए एक्सेप्ट शेयर होल्डर, मतलब शेयर्स के अलावा उनको और कोई भी चीज़ नहीं मिलना चाहिए। अगर कुछ और दे दिया, मान लो शेयर दे दिया और अगर 15 रुपये भी अगर आपने दे दिए तो ये ट्रांसफ़र जो है ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा और फिर कैपिटल गेन लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि पार्टनर को शेयर्स के अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। क्या ये शेयर में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों ही कवर होता है या सिर्फ इक्विटी कवर होता है? यहाँ से के एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैंने आपको बताया कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो शेयर होल्डिंग है वो 50% होनी चाहिए। कब तक? 5 साल तक होनी चाहिए। यस, सो 50% शेयर होल्डिंग जो है 5 साल तक होनी चाहिए। तो शेयर होल्डिंग का मतलब ओनर कौन होते हैं? ओनर तो इक्विटी शेयर ही होते हैं। तो इक्विटी की शेयर होल्डिंग जो है वो 50% होनी चाहिए अप टू 5 ईयर। अगर ये 5 ईयर से पहले कुछ भी वायोलेशन आप करते हैं, अगर ये शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो जाती है, देन इन सच केस ये ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा और जैसे ही ट्रांसफ़र हम मानेंगे वैसे ही कैपिटल गेन की एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 47-14 पे। सॉरी, ये रहा 47-14। अब मैं आपको बताती हूँ 47-14 भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्या बात करता है? यहाँ पे बात करता है कि एक प्रोप्राइटर है और प्रोप्राइटर ने अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। प्रोप्राइटर है मिस्टर ए, मान लो ये इसका बिजनेस चल रहा था और इसने अपना सॉरी दिस इज़ नॉट फॉर्म, दिस इज़ सक्सीडेड बाय ए कंपनी। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया मिस्टर ए जो है अब ABC लिमिटेड बन गए, ABC प्राइवेट लिमिटेड बन गए। हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि AO यहाँ पे बोलेगा जैसे ही एसेट ट्रांसफ़र होंगे वैसे ही AO बोलेगा कि देखो ये ट्रांसफ़र है और मुझे अब लाओ कैपिटल गेन टैक्स। तो वो डिसाइड ये किया गवर्नमेंट ने कि इसको, ये बात सच है कि ये जो है आपको जो भी ये दिख रहा है ये एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस है, ये कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हो रहा है। सो इन दिस केस कैपिटल गेन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी और इसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। बट इसके लिए भी यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दिया गवर्नमेंट ने। पहले ये कहा कि ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी, सारे के सारे एसेट एंड लायबिलिटी मिस्टर ए के जो भी थे वो ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए ABC को। दूसरा कंडीशन ये लगाया कि इक्विटी की जो शेयर होल्डिंग है वो 50% होनी चाहिए 5 साल तक। सेम जो आपने ऊपर पढ़ा वही कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन ये लगा दिया कि जो सोल प्रोप्राइटर है मिस्टर ए को एक्सेप्ट शेयर कुछ और चीज़ रिसीव नहीं होनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी कैश या लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी दे दिया, शेयर मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों, ये सब तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस ऊपर कर चुकी हूँ। तो शेयर के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर आप कुछ भी देती हो तो ये वायोलेशन ऑफ कंडीशन माना जाएगा 47-14 का और ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा और कैपिटल
कैपिटल गेन लग जाएगा। अब चलो मैंने आपको ये कंडीशन तो समझा दिया, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ कि मान लो फर्दर अब ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है ये क्या करती है, ये एक लैंड एंड बिल्डिंग बेचती है, तो क्या ये वायलेशन ऑफ कंडीशन है? द आंसर इज़ नो। कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ ये है कि एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, 50% जो है आपकी होल्डिंग होनी चाहिए 5 साल तक, और आपको इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर के अलावा और कुछ चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। बट एसेट तो ABC कंपनी बेच ही सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो कल को अगर ABC कंपनी कोई एसेट बेचती है तो उसका कॉस्ट क्या होगा? उसका कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट वही होगा जो प्रीवियस ओनर का होगा, प्रीवियस ओनर के बुक में जाके हम देखेंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वही होगी जो प्रीवियस ओनर की होगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन की बात करता है सेक्शन 47A। आपको मैंने बताया था जब मैं आपको 5 कंडीशन पढ़ा रही थी शुरू के, जब सेक्शन 47 के 5 जो कंसेप्ट आते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि 8 साल का टाइम पीरियड था, और अगर आप 8 साल तक में उसमें कुछ भी वायलेशन करते हो तो 47A लग जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 साल का कंडीशन है, और अगर कंडीशन वायलेट होती है तो आपके ऊपर जो है 47A लग जाता है। और 47A आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी कैपिटल गेन, मान लो 50 लाख रुपए की बुक वैल्यू थी और जो एक्चुअली फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 150 लाख रुपीज़ थी, तो हम यहाँ पे आपको 100 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमने कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया है ना, जिस साल में आप वैल्यूएशन को तोड़ोगे उसी साल में हम कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे। एक ये बात हो गई। अब जो है मुझे लगता है ये कंडीशन तो कंप्लीट हो गया है। और या वन वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता रही थी, हालांकि ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको कहा कि फॉर्म जो है वो कंपनी बन गई और प्रोप्राइटरशिप जो है वो कंपनी बन गई। अब ये फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप ना ये बिज़नेस चला रही होंगी। अगर ये प्रोफेशन चला रही है, मान लो अगर कोई CA फॉर्म है तो CA फॉर्म इज ए प्रोफेशन, अगर कोई एडवोकेट की फॉर्म है एडवोकेट की फॉर्म इज ए प्रोफेशन, तो इसको कंपनी में कन्वर्ट होने पे सेक्शन 47 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये कुछ बिजनेस कर रही है और तब ये कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, तो ही जो है आपको ये सेक्शन 47 का बेनिफिट आप ले सकते हैं। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा कि एसेट एंड लायबिलिटी जो है आप ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड भी होगा। स्टॉक इन ट्रेड आपका समझ लो 20 लाख रुपए का है, आपने फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया तो 50 लाख रुपए का हो गया, मतलब आपको 30 लाख रुपए का आपको दिख रहा है कि गेन हुआ। तो आपने जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफ़र की, गवर्नमेंट ने सारे एसेट एंड लायबिलिटी को छोड़ दिया, बट यहाँ पे PGBP का इनकम राइज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन ये जो है आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, सॉरी आपका कैपिटल गेन का इनकम नहीं है, ये आपका PGBP का इनकम है, और ये PGBP इनकम पे तो हम टैक्स लगाएंगे, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये ध्यान रखना होगा एट द टाइम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ इसी से रिलेटेड एक और चीज़ बची हुई है जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं डिस्कस कर लूँ। एक सेक्शन है हमारा 72A सबसेक्शन 6 जो कि बात करता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अब देखो जो फॉर्म थी, यहाँ पे फॉर्म थी जो कि कंपनी में कन्वर्ट हो गई, या फिर यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप था एक जो कि कंपनी में कन्वर्ट हो गया। अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे लॉस है 20 लाख का, या यहाँ पे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 30 लाख के, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे? ये जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे कंपनी के बुक्स में, यहाँ पे भी कंपनी के बुक्स में, और एक फ्रेश लाइफ ऑफ 8 ईयर मिल जाएगी। यहाँ पे मान लो अगर 4-5 साल, आपको पता होगा ना कि कैरी फॉरवर्ड जो है हम सिर्फ 8 साल तक कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंस ये कंडीशन आया, ये बिज़नेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसलिए फ्रेश लाइफ ऑफ 8 ईयर जो है गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। अब मान लो मैंने आपको 4713 एंड 4714 में कुछ कंडीशन बताए थे, और आपको ये भी बोला था कि अगर आप इस कंडीशन को वायोलेट करते हो तो जो भी कैपिटल गेन हमने आपको एग्जेम्प्ट किया है वो कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो आपको फ्रेश लाइफ ऑफ 8 ईयर मिल जाएगा, तो क्या आप कंडीशन वायोलेट कर दोगे? तो उस टाइम पर क्या होगा? क्या ये चलेगा या फिर वो ये भी लैप्स हो जाएगा, ये आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा? सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि
अगर हमने मान लो कि आपने 5 साल का कंडीशन है और आपने 2 साल तक बिजनेस किया, तो इस 2 साल के बिजनेस में अगर आपने किसी लॉस को या किसी डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ किया है, तो मान लो आपने टोटल 10 लाख का कुछ लॉस और डेप्रिसिएशन मिला के कुछ सेट ऑफ किया है, तो गवर्नमेंट ये यहाँ पे कहना चाहती है, लॉ यहाँ पे ये बना कि ये 10 लाख जो है हम आपका इनकम बना देंगे, हम जो है आपका इनकम बना देंगे और ये इनकम जो है आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कि अगर आप फॉर्म हैं, ठीक, अब आप फॉर्म हैं तो आपकी तो आपका तो डिसोल्यूशन हो गया, आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आपने कंडीशन वायलेट कर दी तो आपका जो भी लॉस था या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था वो सब ख़त्म हो गया, अब आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। बट अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो क्या आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा? तो द आंसर इज यस, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट फॉर्म आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक और आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं एक बार देख लूँगी कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन में बचता है देन आई विल डेफिनेटली कवर, अदरवाइज कैपिटल गेन का सब्सटेंसिव 98% पार्ट जो है आपका ख़त्म हो चुका है। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।